डायलॉग में आपको कहते हैं खुशामदीद। भारत एक बार फिर आबी जारहियत की राह पर है। संतास मुआहदे को यकतरफा मुअत्तल करने के बाद अब दरियाए चनाब के पानी का रुख मोड़ने के मंसूबे पर भी तेजी से अमल दरामद कर रहा है। इतलात ये कि 23 किलोमीटर लंबी सुरंग के जरिए चनाब का पानी रंजीत सागर डैम की तरफ लेकर जाया जा रहा है। ये न सिर्फ संतास मुआहदे की खुली खिलाफ वर्जी है बल्कि पाकिस्तान की ज़राअत, मईशत और कौमी सलामती के लिए लम्हा फिक्रिया है। लेकिन सवाल ये है कि हुकूमत पाकिस्तान सीज़ फायर के बाद संतास मुआहदे की यकतरफा मुअत्तली और दुनिया भर में भारतीय हरधर्मी उजागर करने के लिए क्या कर रही है। नरेंद्र मोदी मुंह खाने के बावजूद अपनी पार्लियामेंट के तमाम फरीकैन को साथ मिलाकर 7 सिफारती टीमें तश्कील दे चुके हैं। ये टीमें दुनिया भर में भारतीय बयानियां फैलाएंगी, लेकिन दूसरी तरफ हम अभी तक एक APC बुलाने से भी कासर हैं। उधर मुल्क में समझदार आवाज़ें सियासी सीज़ फायर की बात कर रही हैं। PTI भी सीज़ फायर की ख्वाहिशमंद है, मगर सवाल ये है कि सियासी सीज़ फायर कब और कैसे होगा, और क्या बानी PTI ने इसकी मंजूरी दे दी है या वो भी अभी जिद पर कायम है। दूसरी जानब हुकूमत ज़बानी कलामी तो सियासी माहौल सुधारने की बात कर रही है, लेकिन मखसूस नशस्तों के केस में बतौर फरीक सुप्रीम कोर्ट में भी मौजूद है। जेल में मुलाकातों पर भी रोक टोक जारी है। और हुकूमत खुद भी किसी सियासी सीज़ फायर की ख्वाहिशमंद है या फिर एक और ट्रक की बत्ती जिसके पीछे अवाम को दौड़ाया जा रहा है, इस पॉलिसी पर अमल पैरा है। आज के डायलॉग में इन्हीं मौज़ूआत पर बहस करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर पाकिस्तान की सिफारती पॉलिसी कहाँ खड़ी है, संतास मुआहदे की मुअत्तली और मुसलसल खिलाफ वर्जी पर हुकूमती हिकमत अमली क्या है, और क्यों पाकिस्तान की दाखिली सियासत कौमी सलामती पर हावी है, और क्या अब वक्त नहीं आ गया कि तमाम सियासी जमातें कम अज़ कम कौमी मुफाद पर यकज़बान हो जाएं। सबसे पहले मेरे साथ मौजूद होंगे नून लीग के सीनियर रहनुमा राना एहसान अफजल साहब। बहुत शुक्रिया राना साहब आपके वक्त का। भारत पहले ही रावी और सतलुज का पानी रोक चुका है। इतलात अब ये आ रही है कि दरियाए चनाब पे वो कोई सुरंग के जरिए रंजीत सागर डैम की तरफ पानी मोड़ने जा रहा है, और ऑब्वियसली संतास मुआहदे की सरीहन की खिलाफ वर्जी है। सो क्या पॉलिसी गवर्नमेंट के जहन में है, क्योंकि अभी तक इसके ऊपर कोई खास पेशरफ्त हमें नजर आ नहीं रही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इसके ऊपर हमारा मौक़िफ़ बड़ा है। अगर भारत पानी डाइवर्ट करता है या पानी रोकता है, तो हुकूमत का मौक़िफ़ है कि इसको एज़ अ एक्ट ऑफ वॉर जो है वो समझा जाएगा कि भारत ने वॉर जो है वो अनाउंस कर दी है पाकिस्तान के ऊपर। देखिए, दूसरी तरफ हमारा बड़ा क्लियर स्टांस है जो हम यूनाइटेड नेशंस की तरफ भी लेके जाएंगे, जो हमारे डिप्लोमेटिक दोस्त हैं उनकी तरफ भी लेके जाएंगे। और वो ये है कि जो हमारा ये मुआहदा है उसको भारत जो है वो यूनिलैटरली ना हेल्ड इन अबेंस कर सकता है, ना इसको रद्द कर सकता है, और ना इसको रीराइट कर सकता है। ये म्यूचुअल बायलैटरली मिलके ये जो है ये काम हो सकता है, और इसकी तायीद जो है जो वर्ल्ड बैंक के हेड हैं उन्होंने भी यही मौक़िफ़ पेश किया है। अब डेफिनेटली अगर भारत कुछ इस तरफ कार्रवाई करता है, तो जो दुनिया का वाटर लॉ है, जो इंटरनेशनल लॉ है अपर और लोअर रिपेरियन का, वो इजाज़त नहीं देता कि अपर रिपेरियन जो है वो पानी को रोके या पानी को डाइवर्ट करे। वो सिर्फ पानी को रेगुलेट कर सकता है। तो अगर इसकी खिलाफ वर्जी भारत करता है और उसको दुरुस्त तस्लीम किया जाता है, तो फिर तो अगले दिन जो है चाइना जो है वो भी भारत का पानी रोक सकता है। तो ये इतना आसान नहीं है। अब हम क्या करने जा रहे हैं, हमने ऑलरेडी ये मौक़िफ़ जो है दर्जनों ममालिक के सामने रखा है कि भारत अगर पानी रोकेगा या पानी को डाइवर्ट करेगा तो ये एक्ट ऑफ वॉर समझा जाएगा। और बहुत सारे लोग जो हैं वो इस चीज़ में हमारा साथ दे रहे हैं, वो एग्री करते हैं कि ये मुआहदा, जिस तरह वर्ल्ड बैंक के सरबराह ने कहा कि यूनिलैटरली इसको हेल्ड इन अबेंस नहीं किया जा सकता, जी। तो हम यूनाइटेड नेशंस में भी लेके जाएंगे। और अभी जो सालसी की ऑफर की है डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के साथ, पाकिस्तान और भारत की, उसमें भी ये हमारा नंबर 1 एजेंडा है। बिल्कुल ठीक है। और भारत ने सर अपनी सियासी जमातों के अरकान पार्लियामेंट पर मुश्तमिल 7 सफारती टीमें तश्कील दी हैं, और ऐसी सजेशंस आ भी रही थी कि हमें भी ऐसे कुछ वफूद बनाकर दुनिया भर में भेजने चाहिए जो पाकिस्तान का बयानिया जो है वो स्ट्रांगली तरीके से जाके प्रोपेगेट करें, लेकिन फ़िलहाल इस पर भी कोई पेशरफ्त नहीं है। देखिए, हमारी जो फॉरेन मिनिस्ट्री है वो बहुत भरपूर काम कर रही है डिप्लोमेटिकली, और आपने देखा कि इस कॉन्फ्लिक्ट में भारत आइसोलेटेड महसूस कर रहा है। भारत का मौक़िफ़ जो है कि पहलगाम में पाकिस्तान जो है वो शामिल था, इसको रद्द किया गया है, और भारत की एग्रेशन को किसी ने सब किया। तो इंटरनेशनली अल्हम्दुलिल्लाह हमें कामयाबी मिली है डिप्लोमेटिक फ्रंट पे, और भारत की क्रेडिबिलिटी हर्ट हुई है।
تو جو وہ वक़्त भेज रहे हैं, हम ज़रूरत आई तो इस तरह की ऑलरेडी प्लानिंग हुई है, जिसके अंदर हुकूमत, उसके कोalition पार्टनर्स पे मुश्तमिल जो वक़्फ़ है उसको मुख्तलिफ एनवॉयज़ बना के मुख्तलिफ मुल्कों में भेजने का प्लान तैयार है। जब वक़्त ऐसा लगा कि ये ज़रूरत है, तो ये फ़ौरी तौर पे ये काम कर दिया जाएगा। बहरहाल हमारा फ़ॉरेन ऑफ़िस, हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और दीगर जो रेलेवेंट स्टेक होल्डर्स हैं, वो अपना डिप्लोमैटिक फ्रंट के ऊपर बड़ा एग्रेसिवली काम कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, बहुत सारी कुछ ऐसी बातें आ रही हैं, अब ज़ाहिर बात है ऑपोजिशन स्टैंड तो किया आपके साथ, लेकिन वो कहते हैं किसी कुछ इस मामले पर नहीं बुलाई गई। यहाँ तक कि मौलाना फजलुर रहमान भी खासे नाराज़ हैं आप लोगों की पॉलिसीज़ पर, और शहबाज शरीफ ने अमलन ऐलान तो किया, लेकिन अभी तक कोई अमली इक़दाम इस हवाले से नहीं उठाया गया कि तमाम जमातों को इकट्ठा करें और कोई स्ट्रैटेजी बनाई जाए। नहीं, वो तो नेशनल असेंबली का सेशन हो, सेनेट का सेशन हो, जिसमें दीगर जमातें हैं, मेजॉरिटी जमातें जो हैं, वो पार्लियामेंट का हिस्सा है, वहाँ तो मुशावरत जारी है और तकारीर भी हो रही हैं। और आपने देखा कि जब ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था और उससे पहले भी, उसके दरमियान भी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑपोजिशन के चैम्बर जाते नज़र आए और उनसे जो है वो जा के मुशावरत होती रही। तो ऐसा नहीं है कि जो है इन प्लेटफॉर्म्स को इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, जहां ऑपोजिशन, हुकूमत और दीगर जमातों को एक ऐसा मौका मिले कि वो अपनी राय दें, बल्कि जो है वो एक डिबेट हो। इसी तरह जब ये जंग जारी थी, तो उस वक्त भी जो है इंटेलिजेंस एजेंसी, जो हमारी DGI-SPR है, इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री है, जी। उन्होंने भी उस वक्त भी दावत दी सारों को ब्रीफिंग देने के लिए। तो ये तो है, APC कितनी अहम है, कितनी फ़ाल है, वो सबका उस पे कोई कंसेंसस इतना नहीं है। PTI की तरफ से बार-बार ये मौक़िफ़ पेश किया जाता है और साथ ये भी कह दिया जाता है कि उसमें ख़ान साहब को भी पैरोल पे लाया जाए। तो शायद वो इस मकसद की वजह से बार-बार जो है वो APC की जो है वो डिमांड करते हैं, जबकि बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म्स अवेलेबल हैं, जो बहुत तगड़े हैं और जमहूरियत के रिप्रेजेंटेटिव हैं, जिस तरह पार्लियामेंट, जहाँ ये मौक़े जो हैं वो जमातों को भी मिलते हैं और मुख्तलिफ जमातों के लीडरान को भी मिलते हैं कि वो अपना मौक़िफ़ रखें और मुशावरत करें। और सर, अब तो ये बात बमागे दौहल वज़ीर आज़म ने भी कही, DGI-SPR ने भी कही कि तमाम कौम इस कॉज़ पे मुत्तहिद नज़र आई, वी हैड लेस पॉलिटिकल पोलराइजेशन, लेकिन सुनने में आ रहा है कि अब उन लोगों के ख़िलाफ़ लिस्टें तैयार हो रही हैं जिन्होंने इस तमाम ऑपरेशन के दौरान फ़ौज के ख़िलाफ़ हर्जा सराई की। इसमें कोई सदाकत है? देखिए, वो तो किसी जमात स्पेसिफिक तो नहीं ऐसी कोई लिस्टें तैयार की जा रही। वो तो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कानून है, और अगर जंग के दौरान कोई फ़ौज को एज़ एन इंस्टीट्यूट कोई झूठा प्रोपेगेंडा कर रहा है, अगर उसको कोई टारगेट कर रहा है, हमारे नेशनल इंटरेस्ट को जो है वो सोशल मीडिया के ज़रिए झूठा प्रोपेगेंडा और डिसइन्फॉर्मेशन के ज़रिए अटैक कर रहा है, तो डेफ़िनेटली वो तो अक्रॉस द बोर्ड इस तरह के लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और होगी। और आप समझते हैं सर कि एक तरफ ट्रंप जो हैं, एक तरफ हमने एक वक्त वो भी देखा जब कोई ख़ास पॉलिसीज़ पाकिस्तान की तरफ नहीं थी, लेकिन इस पूरे मामले के अंदर अब वो पाकिस्तान के लिए खुलकर बात कर रहे हैं। बल्कि आज तो उनका ये बयान भी सामने आया कि जनाब, पाकिस्तानियों की सलाहियतें बहुत ज़्यादा हैं और मैं बड़ा मुअत्तरफ़ हूँ उनकी सलाहियतों का, इसलिए तिजारत करना चाहते हैं। आपको लगता है ट्रंप इज़ द राइट पर्सन टू ट्रस्ट ऑन, और हम ये समझें कि वाकई आगे जो सालसी का अमल है और जो इशूज़ हैं उस पर वाकई वो भारत को फोर्स कर पाएगा कि आप आएँ और बैठें और बात करें? देखिए, हम अप्रिशिएट करते हैं प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने जो कश्मीर के इशू को समझा कि ये बोन ऑफ कंटेंशन है और यही बुनियादी वजह है पाकिस्तान और इंडिया के तनाज़े की, तो उसके ऊपर हम उनको अप्रिशिएट करते हैं। फिर खित्ते में पीस के लिए जो उनके एफर्ट्स हैं, उसको भी हम खिराज तहसीन पेश करते हैं कि उन्होंने इंडिया की इंटरवेंशन पे और इंडिया की रिक्वेस्ट पे, दरख्वास्त पे उन्होंने सीज़ फायर किया और इस खित्ते के अंदर जो कशीदगी थी उसमें कमी लेके आए। और हम तो समझते हैं कि अगर उन्होंने ये ऑफर की है सालिसी की, तो हम इसको सपोर्ट करते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप जो है, मेरे ख्याल से वो उन्होंने एक अच्छा किरदार इस पे अदा किया। लेकिन ये मैं ज़रूर कहूँगा कि हम जो है किसी की तरफ नहीं देख रहे। जब ये कॉन्फ्लिक्ट भी हुआ है, तो हमने अपने बलबूते पे, अपनी ताकत पे जवाब दिया है, बगैर किसी को देखते हुए या किसी से
ग्रीन सिग्नल लेते हुए इंडिपेंडेंटली हमने अपनी सॉवरेनिटी का दिफा किया और भरपूर तरीके से किया है और इंडिया को एक मुंह तोड़ जवाब दिया। बिल्कुल ठीक। वज़ीर आज़म ऑपरेशन बनानुल मरसूस का क्रेडिट आर्मी चीफ को देते हैं और उन्होंने कहा भी, लेकिन उज़्मा बुखारी साहिबा मियां नवाज शरीफ साहब को देती हैं। आप ही बता दें असल क्रेडिट किसका है? देखिए, ये एक टीम वर्क है। इसके अंदर मियां प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने लीड किया है और आर्म्ड फोर्सेस का एक बेहतरीन जो उनका काम है, जो उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन है, उसके मुताबिक उन्होंने एक बेहतरीन काम किया है, चाहे वो एयरफोर्स हो, नेवी हो, आर्मी हो। और जहाँ तक मियां नवाज शरीफ की बात आती है, वो 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म हैं। ये उन्हीं की हुकूमत है। जो शहबाज शरीफ हैं, उन्हीं के प्राइम मिनिस्टर हैं। उनके साथ मुशावरत जारी रही है मामलात के ऊपर और बिल्कुल वो अपडेट थे और वो अपनी मुशावरत प्राइम मिनिस्टर तक पहुंचाते रहे। और अगर ये हुकूमत का क्रेडिट है तो हुकूमत मियां नवाज शरीफ की है, तो क्रेडिट उनको भी जाता है। और अगर इसमें पीएमएलएन का रूल है, क्रेडिट जो है क्योंकि वो पीएमएलएन के कायद हैं तो उनको भी जाता है। तो डेफिनेटली इट इज आप हम तो देखिए क्रेडिट देने पे किसी को कंजूसी नहीं करनी चाहिए। हम तो समझते हैं कि मीडिया ने बड़ा फ़ाल किरदार अदा किया, मुख्तलिफ जमातों ने बड़ा फ़ाल किरदार अदा किया। पाकिस्तानी हर शहरी ने दुआएं की, जो है यूनिटी का, यकजहती का इजहार किया। तो ये तो एक मुश्तरका क्रेडिट है और इसमें मियां नवाज शरीफ की हुकूमत है, तो डेफिनेटली उसके अंदर उनको तो क्रेडिट ज़रूर जाएगा। बिल्कुल सही। और नदीम अफजल चंद साहब ने कहा है कि 9 मई को 10 मई खा गया, सो अब वक्त आ गया है कि इस्टेब्लिशमेंट भी 9 मई के बजाय जो है वो कौम के साथ अब खड़ी हो जाए। आप भी इत्तेफाक करते हैं कि अब आगे बढ़ जाना चाहिए और पॉलिटिकल सीज फायर भी हो जाना चाहिए? देखिए, 9 मई को तो जो है जो एक सियासी जत्थे ने फौजी तंजीबात के ऊपर हमला किया, ये एक कानूनी मामला है और मैं समझता हूँ कि उसके ऊपर सज़ाएँ मिलनी चाहिए। और अगर हम सज़ाएँ दिए बगैर उसके ऊपर मिट्टी डालो या आगे बढ़ो का काम करेंगे, तो फिर पाकिस्तान में 9 मई आखिरी दफ़ा नहीं होगा, फिर दोबारा भी होगा। तो ये तो एक कानूनी और जो है कानूनी मामला है, तो इसको कानूनी ही तरीके से हल होना चाहिए, जिसका मतलब ये है कि जो लोग उसमें मुलव्वस हैं, उसकी प्लानिंग, उसकी एग्ज़ीक्यूशन, उसकी अबैटमेंट में, उनको सज़ा मिलनी चाहिए और बिल्कुल फिर पाकिस्तान को आगे बढ़ना चाहिए। अच्छा राना साहब, मियां नवाज शरीफ साहब जब जेल में थे, जाहिर बात है उनकी जब तबीयत ख़राब हुई तो उन्हें उस वक्त की हुकूमत ने इजाज़त दी और वो मुल्क से बाहर गए। शाह महमूद कुरैशी साहब आज दिल की तकलीफ के बाद अस्पताल पहुंचे हैं। एजाज चौधरी की ओपन हार्ट सर्जरी हो चुकी है। यास्मीन राशिद साहिबा कैंसर की मरीज़ा हैं। इतलात हैं कि सरफराज चीमा साहब के दोनों कंधे फ्रीज हो चुके हैं। सर, ये 2 साल तक से जेल में है, इनकी ज़मानत नहीं हो रही, प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी हों तो इन्हें पेश नहीं किया जाता। आपको नहीं लगता इनके लिए भी वैसा ही कोई क्वेश्चन क्रिएट करना चाहिए या फिर होना चाहिए, या फिर ऐसे ही मामलात आगे हम एक्सपेक्ट करें कि चलेंगे? देखिए, वो मियां नवाज शरीफ को अदालत ने इजाज़त दी थी। अगर अदालत इनमें से किसी को भी इजाज़त देता है, तो हमें तो कोई इतराज़ नहीं है। और अगर देखें, हम तो समझते हैं कि जितने भी प्रिजनर्स हैं, जितने भी लोग अंडर ट्रायल हैं या सज़ा याफ्ता हैं, उनको जेल मैनुअल के ऐन मुताबिक जो उनके हकूक़ हैं, वो उनको पूरे मिलने चाहिए। अगर कोई बीमार है, तो जो एक प्रिजनर का राइट है इलाज का, वो उसको मिलना चाहिए। तो डॉक्टर की एक्सेस हर प्रिजनर का राइट है। अगर वो बीमार हो, उसका अगर अगर उसको कोई सीरियस इशू है तो उसको अस्पताल ले जाना, उसका इलाज कराना, ये सब कुछ शामिल है। तो ये बिल्कुल कानून के मुताबिक होना चाहिए और अगर कहीं ऐसा नहीं होगा, तो ये फिर उन उन प्रिजनर्स और उनके जितने भी खानदान वाले हैं, उनका राइट है कि वो अदालत में इस चीज़ को हाईलाइट करें या जेल इंतज़ामिया को हाईलाइट करें। और फिर मैं भी इस चीज़ को सपोर्ट करूँगा कि उनको हकूक़ मिलें और अगर कोई ऐसी चीज़ हाईलाइट होती है, तो डेफ़िनिटली हुकूमत जो है वो उनको हकूक़ उनके हकूक़ मिलने में कोई रुकावट नहीं बनेगी। सर, 1-2 दिन से जो ऐसी खबरें गर्दिश कर रही हैं कि इमरान खान साहब से कोई मुज़ाकरात की बात हुई है या बातचीत हो रही है, और कई जगहों पे हो भी रहा है कि शायद 1-2 महीने बाद वो हमें नज़र भी आ सकते हैं जेल से बाहर, ऐसी कोई खबर आप तक पहुंची है या आपकी कुछ इतलात मौजूद है कि वाकई कोई उनसे पॉजिटिव वे में बातचीत हो रही है? मुझे कोई ऐसी खबर नहीं है और ना मेरा ख्याल है कि कोई ऐसी खबर है। ये ज़रूर पीटीआई का प्रोपेगेंडा ज़रूर हो सकता है, लेकिन ऑफ़िशियल लेवल पे मेरे ख़्याल से ये कोई ऐसी खबर नहीं है और ये कोई हकीकत नहीं।
बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया आपका राना एहसान अफजल साहब मेरे साथ मौजूद। ले लेते हैं ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं। वेलकम बैक। मेरे साथ मौजूद होंगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा हैं शैला रज़ा साहिबा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान बचर साहब। बहुत शुक्रिया शैला साहिबा आपके वक्त का। मैम, भारत ने 7 सफारती टीमें बना ली हैं ताकि वो अपना बयानिया दुनिया भर में पहुंचा सकें, लेकिन हम अभी तक इस तरह के कोई वफूद बनाकर, चूँकि हम असल में शिकार भी हैं भारत के प्रोपेगेंडे का, हम अपना केस हाईलाइट नहीं कर सके। और मैं नहीं समझती कि हम अपना केस हाईलाइट नहीं कर सके। 15 दिन तक भारत जो है उसने भरपूर कोशिश की, लेकिन यूएन के सेक्रेटरी जनरल ने हमारे ही बयानिए को फौकियत दी और उसके बाद भी भारत आज तक कोई सबूत नहीं पेश कर सका। ये सब ने माना है। दूसरी बात ये है कि जो बहुत आपके बयान इंट्रो में बात थी कि एक तशवीश की बात है कि लड़ाई का आगाज़ जहाँ से हुआ था पानी बंद करने से, वो पानी अभी भी बंद है और उस पर वो प्लानिंग तो कर रहे हैं। ठीक है, वो एक बड़ी प्लानिंग है, लेकिन हमारे लिए एक मसला है, गर्मियाँ हैं, हमारी फसलें हैं, सब है। तो ये हमें जो अब कोशिश की जा रही है हर तरफ से कि हमारे दरमियान सालिसी हो, बातचीत का आगाज़ हो, तो वो है। लेकिन जहाँ तक हमारे बयानिए की बात है तो मोदी को तो अपने मुल्क में जो है मसले का सामना करना पड़ रहा है कि उसके पास कोई बयानिया नहीं है। और दूसरी बात आपने की थी कि कौमी यकजहती की, तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में जो है सियासी मुखालफतें नज़रियाती एक दूसरे से अपनी जगह सही, लेकिन इस मसले पे कोई ऐसी बात नहीं थी 0.00000000 पता नहीं कितने जीरो के बाद जाके 1 अगर मैं लगाऊं तो कुछ परसेंट ऐसे एलिमेंट्स थे, लेकिन उनका किसी ने साथ नहीं दिया और सबके ज़बान पर बस एक ही बात थी, जो लिख रहा था वो भी, जो बोल रहा था वो भी, और जो दुआ कर रहा था वो भी, कि पाकिस्तान जिंदाबाद। और सब ने मिलकर जो है वो हुकूमत की तमाम पॉलिसीज़ पे खड़े होकर अपनी फ़ौज का साथ दिया है। बिल्कुल ठीक है, और अपना अपना किरदार अदा किया है। बिल्कुल ठीक। अच्छा बचर साहब, जंग बंदी हो गई और जिस तरह शैला साहिबा भी अभी फरमा रही थी कि हमारा सबसे बड़ा कंसर्न ऑब्वियसली पानी है, जहां से जंग शुरू हुई थी, लेकिन अब जो है भारत ने दरियाए चनाब का पानी रंजीत सागर डैम की तरफ मोड़ने के लिए भी काम शुरू कर दिया है। आपके ख्याल में वो क्या हिकमत अमली है जिस पर हुकूमत को काम करना चाहिए? देखें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो यह है कि मैं नहीं समझता कि जंग बंदी हो चुकी है, क्योंकि मोदी का जो एक उसका जो ज़हन है ना जी, जो ज़हनियत है, और जिस तरह की वो अपनी इंटरनल फेलियर को उसको बचाने के लिए, जो कि मैं समझता हूँ कि उनकी रियासत का ये इंटरनल फेलियर था पहलगाम वाला, तो वो कोई काम कर सकता है। उसके बाद जब उसको एक बदतरीन शिकस्त हुई, जब हमारी अफवाज ने एक जिसमें खसूसन फिजाइया ने अपना भरपूर अदा किया, तो अभी हमें नहीं लगता कि जंग बंदी है। ज़ेन उनका वही जो कि एक तखरीब कार ज़ेन है। और आप अगर इस बीजेपी की तारीख देखें तो जब भी ये कभी भी इसको पे जब इसकी मकबूलियत कम होती है या कुछ स्टेट सिलेक्शन आते हैं या कोई इस किस्म का मामला होता है, तो ये पाकिस्तान के मुद्दे को लेके आगे आ जाता है, पहली बात। दूसरी बात, सीधी सी बात है जी, कितनी जंगें हुई और आप ये समझ रहे हैं कि इंडस वाटर ट्रीटी जो है ये कोई मजाक नहीं है। ये इंटरनेशनल लॉ के तहत ये इसको वायदा हुआ था। और आप 65 की जंग देखें, देखिए इसमें थोड़ा सा मैं पीछे जाऊंगा। 1948 के बाद अगर आप देखें तो पानी पे 5-6 साल हमारी तलखी बढ़ी रही, सिर्फ पानी पे। और हमारी झड़पें होती रही 1956 तक। जब तक ये हमारा सिंध ताश वायदा मुकम्मल नहीं हुआ, उस वक्त तक तलखी की सबसे बड़ी वजह यही थी। कश्मीर तो था ही साथ, लेकिन ये भी था। तो उसके बाद 65 की जंग लगी, 71 की जंग लगी, कॉर्गल की जंग लगी। तो इस मुआहदे को किसी ने नहीं छेड़ा दोनों मुल्कों से, क्योंकि ये एक इंटरनेशनली जेनेवा कन्वेंशन के तहत ये मुआहदा था। तो इसने इंडिया ने, मोदी ने, मैं मोदी कहूँगा, मोदी ने खसूसन अपनी जो उसकी ज़हनियत है उसको सामने लाते हुए तो ये पाकिस्तान को उसने ये नुकसान पहुंचाया। और जिस तरह ये शैला भी बात कर रही हैं कि इस वक्त पानी की शदीद ज़रूरत है, और मुझे नहीं लग रहा कि कोई ऐसी
इस इंडस ट्रीटी जो हमारा एग्रीमेंट है, इस पे कोई गवर्नमेंट का कोई ऐसा कोई मजबूत स्टांस हो। वैसे तो ये पॉलिटिकल बात है, यहाँ पे पाक फौज के लिए कोई स्कोरिंग नहीं है, हम पूरी कौम यकजा हुई, मुसल्लह अफवाज के साथ खड़ी हुई, जंग जीती गई। लेकिन क्योंकि ये जिम्मेदारी बनती है अपना इसकी प्राइम मिनिस्टर की, तो उसको अभी तक इतना लीनियंट व्यू क्यों लिया हुआ है, इस पे उनको मुल्क दौरे करने चाहिए, उनको सफारती ताल्लुकात इस्तेमाल करने चाहिए। देखिए, पानी की जंगें तो होती पानी पे हैं, और हमारा तो टोटल जो हमारे बिल्कुल ठीक है, मशरकी दरिया है, मशरकी दरियाओं को तो वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी तहवील में ले लेंगे, जिस तरह आप ये जनाब की बात कर रही है। बिल्कुल सही। बच्चर साहब मेरे साथ ही सर मौजूद रहिएगा। बिल्कुल सही सर, आपका पॉइंट आ गया है। शेरा साहब, बिलावल ने एक जलसे में कहा था यहाँ तो दरियाए सिंध में पानी बहेगा या खून, तो अब जो दरियाए चिनाब का पानी भी मोड़ा जा रहा है, और जिस तरह बच्चर साहब कह रहे हैं कि इस पॉलिसी को कहीं ना कहीं लीनियंट लिया जा रहा है, आपको ये महसूस हो रहा है कि फिर इस पर एपीसी बुलानी चाहिए ताकि तमाम जमातें मिलकर बैठें कि और तय करें कि हम पानी के ऊपर क्या स्ट्रैटेजी लेके इंटरनेशनल फ्रंट पे जाएंगे? अच्छा, देखिए, पानी के ऊपर पाकिस्तान ने बड़ा सख्त रद्द अमल दिया था, और मैं इस बात को मानती हूँ कि जंग नहीं रुकी है, एस्केलेशन रुकी है। और जहाँ तक बात है तो चाहे डेविड लेमी भी आए हुए हैं, सेक्रेटरी जनरल बरतानिया के, वो गए हैं, यहाँ जा रहे हैं, यहाँ से भारत जाएंगे, उनसे भी पानी पे बात हुई है और सबसे हो रही है। लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहूँगी कि हमारा पानी बंद किया गया, मेरी आवाज़ आ रही है जी? किसी पे कोई असर नहीं हुआ। हम पे 80 ड्रोन मारे गए, किसी पे असर नहीं हुआ। हमने उनके जहाज गिरा दिए, असर नहीं हुआ। जब दोबारा हमारे ऊपर हमला हुआ है, उसके बाद हमने अपना पैमाना लबरेज हो गया था और उनको हमने उसका जवाब दिया है, तो लोगों को असर हुआ है। तो ऐसी बात कि मैं ये कहूँ कि हमारी दुनिया को इतनी परवाह है, इतनी नहीं है। हाँ, ये जो हमने अपनी बढ़तरी साबित की है और जो बहुत सारी कुव्वतें धड़ाम से गिरी हैं, उसके बाद ज़रा लोगों में ये परेशानी आई है कि इसको रोका जाए, क्योंकि भारत की रिक्वेस्ट थी। हम तो जवाब देने पर राज़ी हो गए थे, लेकिन जहाँ तक बात है, इस पे बात हो भी रही है और भारत का बयानिया जो है दफन हुआ है, और इसके लिए उन्हें ज़्यादा फिक्र है। मोदी को अपने मुल्क में भी फिक्र है, और जहाँ तक बात है, हमारे यहाँ चाहे ऑपोजिशन में हम हों या कहीं भी हों, हम सब ने मिल के भरपूर दिफा किया है और करेंगे। और जब बात की जा रही है, बातचीत की पेशकश की जा रही है, तो उसको भी हम देख रहे हैं कि भारत बायलैटरल की तरफ ज़्यादा जा रहा है, तो हम हर तरफ से दबाव डालेंगे। और पानी तो ज़िंदगी है। और जहाँ तक बात है एपीसी की, तो असेंबली में देखिए 15 दिन तक जो थे ना, वो बहुत अजीब हालात थे, और उसमें हर जो है प्लेटफॉर्म पे ये बात रेस हो रही थी कि पाकिस्तान जो है वो इस पहलगाम में इंटरेस्टेड नहीं है। लेकिन जब आखिरी कुछ लम्हे आए, तो जो असेंबली से बाहर जमाते थी, असेंबली से अंदर जमाते थी, सब एक प्लेटफॉर्म पे आ गए थे और कोई इतनी परेशानी नहीं रही थी। बाकी जो इंटरनल मैटर्स हैं, जो अदालतों में हैं, जो हैं, वो एक अलग बात है। हमारी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से कितनी भी मुखालफत हो नजरियाती, लेकिन ना वो पाकिस्तान के खिलाफ जा सकते हैं, ना हम जा सकते हैं। ये तो किसी की पॉलिसी किसी लम्हे गलत हो सकती है, लेकिन उसका जज्बा नहीं हो सकता। बिल्कुल सही। बच्चर साहब, आपको लगता है एपीसी बुलानी चाहिए थी? क्योंकि अगर वो बुला भी लेते तो आप लोग शराइत रख देते हैं कि बानी को पैरोल पर रिहाई दें और हर मामले में उन्हें शामिल करने की जिद आ जाती है। क्योंकि ना वो बात तो अब गुजर गई, अब हमें आगे का सोचना चाहिए। एक तो पहली बात यही है कि जंग खत्म नहीं हुई, और मैं ये समझता हूँ कि अब वो मौजूदा हालात में पानी भी अभी पाकिस्तान को उन्होंने बंद किया हुआ है। हमें इसमें बैठ के इस एजेंडे को देखिए, वो जंग हम जीत चुके हैं। वो हमारी अफवाज ने पूरी तरह एक हिकमत अमली के साथ, यानी उन्होंने सबसे पहले उन्होंने सब्र तहम्मुल का मुजाहरा किया, और उसके बाद जब उन्होंने देखा कि इंडिया अपनी खिफत से नहीं बाज आ रहा, उस वक्त उन्होंने हमला किया और उनको बता दिया कि हम आप पे भारी हैं। आप तादाद पे तो वो भारी हैं, लेकिन
جس طرح وہ کوانٹٹی اور کوالٹی کا ہوتا ہے تو کوالٹی پہ پاکستان بھاری، خصوصاً پاکستان کی فضائیہ نے اور بری فضائیہ بحری جو ہوتی ہے، یہ سارے ایک فارمیشن ہوتی ہے اور اس کے مطابق ہی فوج کا چاہے کو کرنل ہو، کو بریگیڈیئر ہو، کو جنرل ہو، فوج ہوتی ہے جی، اس میں یہ نہیں تو وہ تو اب بات گئی گزر، ہم فتح ہم نے انشاءاللہ پھر بھی حاصل کریں گے، ہم نے حاصل کر لی، لیکن اب ہمیں جو ہے اس وقت دو ہمارے پاس چیلنجز ہیں. ایک ہے کہ ابھی جنگ انہوں نے ختم ذہنی طور پہ نہیں کی، ٹھیک ہے، کسی حد سے گری ہوئی حرکت کی امید کر سکتے ہیں، پہلی بات. دوسری بات، ہمیں سندھ طاس معاہدے پہ ہمیں پوری طرح فورس کرنا چاہیے اور انٹرنیشنلی اس کو لے کے جانا چاہیے، کیونکہ جنیوا کنونشن کے تحت وہ یہ کر ہی نہیں سکتے. اور آپ یہ مثالیں قائم ہیں کہ جو 3-4 جنگیں پہلے لڑی ہیں، آپ ریکارڈ پہ چیک کر لیں، اس وقت یہ جو سندھ طاس معاہدہ تھا یہ معطل یا ختم نہیں ہوا تھا. یک طرفہ انڈیا اس کو کر ہی نہیں سکتا، بدماشی کر رہے ہیں. میں ابھی ویسے دیکھ بھی رہی تھی کہ ابھی کی خبر تھی کہ شاید اب بلاول بھٹو کی قیادت میں ایک پارلیمانی وفد یورپ جا کر بھارتی جارحیت پہ مسئلہ کشمیر اور آبی جارحیت پر پاکستان کا موقف پیش کرے گا، اور اس طرح ایک وفد روس بھی جائے گا. چلیں، وفد ہمارے جا رہے ہیں. شیلا صاحبہ، ندیم افضل چند صاحب کہتے ہیں کہ 9 مئی کو 10 مئی کھا گیا ہے، سو 9 مئی کو اب بھول جائیں، اور اسٹیبلشمنٹ اب کسی سیاسی جماعت کے ساتھ کھڑے ہونے کے بجائے قوم کے ساتھ کھڑی ہو. سو یہ ان کا ذاتی بیان ہے یا پھر پیپلز پارٹی بھی کچھ ایسا ہی سوچتی ہے، پارٹی پالیسی ہے؟ دیکھیے، مجھے نہیں معلوم یہ انہوں نے بیان دیا نہیں دیا، لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ پاکستان کو آئین کے دائرے میں رہ کے چلنا ہوگا، اور ہر ایک کا اپنا اپنا جو ہے وہ ایک ایمبٹ ہے، اور اس ایمبٹ میں رہ کر ہی آئین پاکستان یہ کہتا ہے کہ پاکستان کو چلنا ہوگا، ایک طریقہ کار ہے. تو یہ ایک الگ بات ہے، تو کوئی بھی کہے تو ایک صحیح بات ہے. اب دیکھیے، وفود بھی جا رہے ہیں جیسے آپ نے کہا، لیکن اس میں بھی ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کون جو ہے وہ بات کر سکتا ہے بہتر طریقے سے، کس کو کہاں بھیجا جائے. تو یہ ایک طریقہ ہے اور انشاءاللہ بہتری ہوگی. لیکن جہاں تک بات ہے بھارت جو ہے، اس کو میں نے کہا کہ سب سے زیادہ جواب دے وہ بھارت کو ہی ہے، مودی جو ہے. تو اتنا آسان نہیں ہے دوسری طرف آنا، اور وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اور چاہتے ہوئے بھی وہ بہت مشکل میں پھنس گئے ہیں کہ اب ہم کیا کریں. تو یہ مسئلہ ان کا ہے. ہم ہر وقت چوکس ہمارے تیار ہیں لوگ، اور عوام بھی تیار ہے، لیکن جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جو اب اور چیلنجز ہیں، ہمیں اس کو دیکھنا ہے. اس وقت بہت اپرچونٹیز کی پیشکش ہو رہی ہے پاکستان کو، اور ہمیں اپنی اکانومی کو اور پولیٹیکل اسٹیبلٹی دیکھنی ہے، اور یہی ہمارے ٹارگٹس ہیں. بالکل ٹھیک ہے. بشیر صاحب، پی ٹی آئی کو سیز فائر کی یاد کافی ستانے لگی ہے. بیرسٹر غور صاحب کہتے ہیں سیاسی سیز فائر ہونا چاہیے. تو کیا ہم یہ سمجھیں کہ عمران خان صاحب اب کچھ بات چیت کے لیے تیار ہیں؟ کوئی نرم گوشہ ان کے دل میں پیدا ہو گیا ہے، یا کسی اور طریقے سے اب وہ سوچ رہے ہیں؟ اس بارے میں تو وہی بہتر بتا سکتے ہیں، لیکن ان کی جو بات ہے بیرسٹر غور صاحب کی، ان کا کانفیڈنس یا اس کی روح یہ ہے کہ پاکستان میں بھی حالات، جو سیاسی حالات ہیں، وہ بہتر ہونے چاہیے. ایک جماعت کو ہر طرح کی ناانصافی کا شکار بنایا جا رہا ہے، عدلیہ ہے. اگر ابھی آپ دیکھیں نا جی، یہ لاہور میں جو 11 مئی کو ریلیز نکلی ہیں، اس ریلیز میں بھی ہمارے اوپر پرچے ہوئے ہیں. یعنی ہم نے ریلیز نکالی ہیں پاکستان کے حق میں، اور پارلیمانی لیڈر اور ایم پی ایس پہ پرچے ہوئے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں اب تک خان صاحب سے تو جس نے ملاقات کی ہے انہیں کو بہتر پتہ ہے کہ خان صاحب نے کیا کہا ہے. میری ملاقات تو انہوں نے ابھی تک نہیں ہونے دی، 2 مہینے ہو گئے، 2 ماہ سے میں خان صاحب کو نہیں ملا. لیکن بات یہ ہے کہ کوئی بھی پاکستانی، کوئی بھی سیاسی جماعت، کوئی بھی ملک میں خدا نخواستہ کوئی اسٹیبلٹی نہ آئے، تو ہم تو یہ چاہیں گے. لیکن اب یہ تعین کرنا ارباب اختیار کا ہے، اور ارباب اختیار جو ہیں، جو مقتدر حلقے ہیں، وہ جن کے پاس طاقت کا اس وقت ہے، آپ سمجھ لیں کہ ایک ان کے پاس طاقت کا ٹوٹل
جو کنٹرول ہے وہ ہے، تو وہ انہوں نے ہی جب بات کرنی ہے تو بات ہوگی. مسلم لیگ نون کے پاس تو کوئی اختیار نہیں ہے. بالکل صحیح. شیلا رضا صاحبہ، پھر یہ بات کس طرح آگے بڑھے گی؟ سلمان اکرم راجہ صاحب کہتے ہیں اگر عمران خان صاحب کے لیے نرم گوشہ پیدا کرنا ہونا یہ ٹرک کی بتی ہے، اس طرح کے بیانات بھی آ رہے ہیں. سو پھر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ شاہ محمود قریشی صاحب وہ 2 سال سے جیل میں ہیں، ان کی بھی طبیعت خراب ہو گئی. اجاز چودھری صاحب کی اوپن ہارٹ سرجری ہو گئی. یاسمین راشد صاحبہ کینسر کی مریض ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ اب اس کو ذرا وائنڈ اپ ہو کے ان لوگوں کو بھی اتنی سپیس ملنی چاہیے جتنی میاں نواز شریف کو ملی جب وہ بیمار تھے اور انہیں باہر بھیجا گیا؟ دیکھیے، ایک تو میں اس بات کی مخالفت کرتی ہوں کہ یہ جو پرچے ہوئے اظہار یکجہتی پہ جو پاکستان کے، یہ نہیں ہونے چاہیے تھے. سندھ میں بھی پی ٹی آئی ہے، ایسا نہیں ہوتا. اور یہ الگ بات ہے کہ زرداری صاحب کے جو بوگس کیس تھے اور وہ بیمار بھی تھے، یہ سندھ میں چلنے نہیں دیتے تھے اور ان کو بلاتے تھے. لیکن ہم نے انہیں یہ دکھایا ہے کہ سندھ میں بھی پی ٹی آئی ہے، لوگوں پہ پرچے نہیں ہو رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے، یہ معاملات عدالت میں ہیں اور ہم تو اس سے پہلے بھی کہتے ہیں کہ 9 مئی کے جو مقدمات ہیں ان میں اگر سزا ہونی ہے تو جلدی ہو، ان میں جو بھی فیصلہ ہونا ہے جلدی ہو. ہم اس سے فریق نہیں ہے. اور رہی بات، جو میں ایک بات کہنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ عوام نے ثابت کیا ہے کہ وہ اپنی فوج سے محبت کرتے ہیں، ان کی کارکردگی سے خوش ہوئے ہیں لوگ. تو اب سیاسی جماعتوں کو بھی یہ چاہیے مزید، جو میں بار بار کہہ رہی ہوں اور آپ کے پروگرام میں بھی کہتی ہوں، کہ ایک نیو چارٹر آف ڈیموکریسی کریں. پہلے 26 جماعتیں اس بات پہ متفق ہوئی تھیں کہ سیاسی جماعتوں کے پاؤں مخالفت برائے مخالفت کے بنیاد پہ نہیں کھینچنے چاہیے. اور اب جبکہ بیرسٹر گوہر کو یہ اجازت ملی ہے کہ وہ ڈائیلاگ کریں، تو یہ جملہ نہیں آنا چاہیے کہ اسٹیبلشمنٹ سے بھی کسی کو بٹھائیں کیونکہ ان کی تو یہ نہیں ہے، ان کی تو وہ نہیں ہے. بھائی آپ اپنی ذمہ داری پہ بات کریں. جب ضیاء الحق کے دور میں ایم آر ڈی بن سکتی ہے، ہم ایم آر ڈی بنا کر ایک مضبوط طریقے سے آگے چل سکتے ہیں، اور اس کے بعد ہم نون لیگ کے ساتھ اور جماعتوں کے ساتھ جو ہے وہ چارٹر آف ڈیموکریسی کر سکتے ہیں. تو آپ کیوں بار بار بیچ میں انہیں گھسیٹتے ہیں؟ تو آپ بالکل ڈائیلاگ کریں اور ان کو کہیں پہنچنے دیں. آپ ہمیشہ ڈائیلاگ ہوتا ہے، لیکن آئی ایم ویری سوری، چاہے 26ویں آئینی ترمیم پہ ہو یا کسی پہ ہو، ہمیشہ جو ہے ان کو سبوٹیج کر دیا جاتا ہے ڈیالہ کی طرف سے. تو اب آپ نے جو ایک نئے ماحول میں جو پیشکش ہوئی ہے ڈائیلاگ کی، اس ڈائیلاگ کو آگے بڑھنے دیں. ان میں سے شرائط انشاءاللہ افاقہ ہوگا. شیلا صاحبہ، اب یہ جو تاثر قائم ہو رہا ہے ایک، اور اکثر پی ٹی آئی بھی یہ کہتی ہے کہ آپ لوگ بھی نہیں چاہتے کہ پی ٹی آئی کو سیاسی سپیس ملے یا پی ٹی آئی کے مذاکرات اسٹیبلشمنٹ سے ہو کہ کہیں آپ دونوں پارٹیز بیک فٹ پہ نہ چلی جائیں. یہ تاثر کتنا درست ہے؟ دیکھیے، پی ٹی آئی نے ایک باقاعدہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ مہم چلائی بھی ہے نا، اس سے کون نہیں جانتا. ان کی ٹک ٹاکرز خواتین، ان کے لوگ، ان کے سوشل میڈیا کے لوگ. تو اب جب وہ بات کر رہے ہیں کہ سیاسی جماعت سے بات کرنی ہے اور اسٹیبلشمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ ہم اے پولیٹیکل ہو گئے ہیں اور آپ لوگ آپس میں خود بات کرو، تو یہ کیوں اپنی بات بگاڑتے، کیوں شرائط کے ساتھ آتے ہیں، کیوں اوپن مائنڈ کے ساتھ نہیں آتے؟ یہ 2 شرائط ہوں گی تو ہم مذاکرات کریں گے. تو بھائی آپ بالکل شرائط رکھیں، لیکن انہی شرائط میں ہی سے راستہ نکلے گا. یہ کہہ دینا کہ یہ ہوں گے تو نہیں ہوں گے، پھر تو یہ ڈیمانڈ ہو گئی نا. تو پہلے بھی مذاکرات اسی طرح مختلف ادوار میں خراب ہوتے رہے. شاہ محمود قریشی صاحب کی ابھی بات ہوئی، اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے. جب وہ مذاکرات کر رہے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ الیکشن کے موقع پہ کہ ہم 80 to 85% اپنے اہداف حاصل کر چکے ہیں. بانی قائد نے انہیں جو ہے بانی پی ٹی آئی نے انہیں بس ختم کر دیا تھا. اسی طرح 26ویں آئینی ترمیم میں 4 ترمیم ان کی تھیں، اس پر راضی تھے. انہوں نے مولانا صاحب کی ناراضگی کیا ہے کہ مولانا اب ان پہ اعتماد ہی نہیں کرتے. جب سب ہو گیا انہوں نے کہا جی ہمیں ڈیالہ جانا ہے، وہاں گئے، وہاں سے آ کے بدل گئے.
अब फिर कही है कि डायलॉग की बात, हुकूमत ने कहा बिस्मिल्लाह, तो कह रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट का भी कोई हो ताकि सही हो बात, इनके पास तो कुछ है ही नहीं। भाई क्या नहीं है, एक हुकूमत की पॉलिसी पे पूरी कौम ने खड़े होके, फौज ने खड़े होके दुश्मन को जवाब दिया है। बिल्कुल, मौजूदा पीटीआई की कहा यही जा रहा है उनके पास फैसले करने का इख्तियार नहीं है, इसीलिए कोई फैसला पीटीआई के लिए हो नहीं पाता। आपसे मुलाकात होगी कल, मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।